नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। तमाम कोशिशों और अटकलों के बाद आखिरकार एनडीए की संसदीय बैठक में मोदी जी के नाम पर ठप्पा लग जाता है और शुरुआत होने जा रही है मोदी 3.0 की, यानी कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि 9 जून को प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ लेंगे। आखिरकार इस बीच जो बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहा है उसके क्या मायने हैं और अब जब एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है तो इसके क्या मायने हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कई सवाल हैं जिस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप जी, जो लगातार कांग्रेस के एक बड़े समर्थक रहे हैं और लगातार भारत जोड़ो यात्रा से भी जुड़े रहे। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, हमारे चैनल पे। और थैंक यू। बिल्कुल निश्चित तौर से जो खबरें इस समय आ रही है तो आपके खेमे में एक तरीके से हो सकता है कि उदासी हो इस समय, क्योंकि तमाम कोशिशें आपने की कि किस तरीके से तीसरी बार मोदी सरकार को रोका जा सके, बनने से रोका जा सके। हालांकि मंडेट नहीं आया, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनते नजर आ रहे हैं एनडीए की सरकार में। क्या पहला रिएक्शन देंगे? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हुआ। लोकतंत्र में वही आखिर कामयाब होता है जिसके साथ संख्या बल होता है। जनता के जनादेश को कांग्रेस सर माथे रखती है, उसको सजदा करती है, सलाम करती है, उसका एहतराम करती है। जनता ने जो चुना वो सबके सामने है, लेकिन जनता ने जो सुना वो भी सबके सामने है। जनता ने जो सहा वो भी सबके सामने है। जनता ने जो देखा, जो पीड़ा जनता ने भुगती वो भी सामने है। अब जनता वही पूछ रही है कि क्या फिर से महंगाई की मार रहेगी, किसानों के सीने पर थार रहेगी, बहनों पर अत्याचार जारी रहेगा। ये जो मोदी 3.0 है, इसमें क्या वही सभी बातें रिपीट रहेंगी जो 0.20 में थी। अब जैसे ही मोदी जी ध्यान में गए, आपने देखा होगा अमूल और मदर डेयरी ने दाम बढ़ा दिए। उनके ध्यान में जाते ही महंगाई उछाल मार गई, टोल टैक्स और नाकों पर वृद्धि हो गई। तो लोग सोच रहे हैं कि अगर ये जीतते ही इस तरह की हालत है, अभी तो शपथ भी नहीं ली और महंगाई की मार ने रफ्तार पकड़ ली है, किसान सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। किसानों को एक उम्मीद थी कि राहुल गांधी की सरकार आती, इंडिया की सरकार आती तो एमएसपी मिलती। जवानों को उम्मीद थी, युवाओं को उम्मीद थी कि अग्निवीर का तीर उनके कलेजे से निकल जाता, उन्हें सैनिकों की हैसियत, सैनिकों का सम्मान, सैनिकों की तरह उन्हें शहादत का, बलिदान का भी श्रेय जाता, उस तरह का उन्हें सजदा मिलता। लोगों में यह भी उम्मीद थी, बहनों में, कि हम आधी आबादी को हक मिलता और हमारी गरीबी में निजात मिलता। संविधान बचाने वालों को यह उम्मीद थी कि संविधान की शाखाएं बची रहती, बाबा साहब की कलम बची रहती। हालांकि इतनी शक्तिशाली नहीं है 3.0 कि वो संविधान को छेड़ भी सके, क्योंकि 400 पार के जिस रथ पर सवार होकर मोदी जी बढ़े थे उसके पहिए धड़ाम हो गए और अब नायडू और नीतीश नाम के 2 पहिए जोड़कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप समझते हैं कि 56 का गुब्बारा किस तरह जनता ने हवा हवाई कर दिया। एक बात और जो इस परिणाम से सामने आई वो बहुत बढ़िया रही, जो सुखद है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, जनता आवाम के लिए, वो ये कि धर्म की राजनीति को लोकतंत्र के मतदाताओं ने, हमारे मतदाताओं ने नकार दिया। वो उसका परिणाम, सबसे बड़ा परिणाम ये रहा कि जहां जिस अयोध्या से बीजेपी ने चढ़ाई की थी, मुझे आज भी बड़े अच्छी बातें श्रद्धेय अटल जी की याद आती हैं कि जब राम मंदिर की यात्रा रथ की शुरुआत की थी आडवाणी जी ने, और बड़े उन्माद और जोश खरोश के साथ जय श्री राम के नारे लगा के पूरा हुंकार कोहराम मचाकर चले थे, तो आडवाणी जी को श्रद्धेय अटल जी ने संदेश दिया था, बड़ा अच्छा मैसेज दिया था कि जो इतने जोश उन्माद के साथ जा रहे हो आडवाणी जी, अयोध्या जा रहे हो, लंका नहीं जा रहे। उस जोश के बाद आज अयोध्या ने फिर से एक बात कहा कि अयोध्या राम की है, अयोध्या सबकी है, अयोध्या धर्म उन्माद की नहीं है, जाति फसाद की नहीं है, अयोध्या न्याय की है। और उस न्याय की नगरी अयोध्या ने प्रभु के राम के चरित्र को सोपान करते हुए ये बता दिया कि प्रभु राम को सबरी के बेर क्यों मीठे थे। एक दलित व्यक्ति को जिताकर उन्होंने एक संदेश अयोध्या वासियों ने जो दिया, और इतना ही नहीं, अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर, जहां जहां से 100 किलोमीटर की दूर से फूल दल को खदेड़ दिया,
खदेड़ा मचा दिया कि 100 किलोमीटर की राम की परिधि में भी कोई फूलबाज नजर ना जाए। ये अयोध्या की कामयाबी है। अयोध्या को समझना होगा लोगों को कि अयोध्या में जो नगर पालिका का, आपको बता दूं, वार्ड है, नगर पालिका का वार्ड जिसमें राम मंदिर आता है, वहां से चुना हुआ एक पार्षद निर्दलीय जीता है और उसका नाम है सुल्तान अंसारी। आप भरोसा कर सकते हैं कि जहां राम मंदिर हो, जिस राम मंदिर के नाम पर, जिस हिंदू धाम के नाम पर बीजेपी ने फसल काटी, राम नाम की रोटी बांटी, राम नाम की रोटी से की, राम नाम से वोट बटोरे, वहां के लोग क्या चाहते, वहां के लोग कितने सच्चे, कितने अच्छे, कितने ईमानदार, कितने वफादार, लोकतंत्र में किस तरह की आस्था और गंगा जमुनी की तहजीब को बचाने वाली किस तरह की नफासत रखते हैं, ये बताता है कि सुल्तान अंसारी वहां से जीते हैं जहां राम जी की चौखट है। अपने आप में कई मायने समझाती है अयोध्या, और अयोध्या के परिणाम आज मैंने एडिटोरियल लिखा है, शायद आपने देखा भी होगा, इसी विषय पर लिखा है जी। बिल्कुल। देखिए संदीप जी, आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो संदेश अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश से दिया गया है, उससे निश्चित तौर से लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुली है। और क्या यही वजह है कि आज जब हम देखते हैं कि संसदीय गढ़ की जो संगठन है उसकी बैठक होती है और पीएम मोदी जब अंदर आते हैं तो सीधा सबसे पहले संविधान को चूमते हैं, जो संविधान पिछले 10 साल में हमने इस तरीके से नहीं देखा। तो ये बदले हुए मोदी जी का, और उसके बाद देखिए सीधा आडवाणी जी के पास जाते हैं मिलने के लिए, यानी कि अपने सीनियर लीडर्स का सम्मान करते हैं। वहां पर देखिए मनोहर जोशी से मिलने जाते हैं। तो क्या वजह है कि बदले बदले से मोदी जी अब तीसरे टर्म में दिखाई देने शुरू हो चुके हैं? देखिए, पिछली बार भी जब वो आए थे तो सबसे पहले जब वो आए थे संसद की चौखट पर उन्होंने माथा रखा था, अपना सिर नवाया था, और सिर नवाने के बाद उन्होंने जो संसद में अशोक का चक्र लगा है उसका आकार ही बदल दिया। फिर आए दूसरी बार तो उन्होंने फिर संविधान को माथा लगाया था, और माथा लगाने के बाद उनके ही लोगों ने, उनके ही नेताओं ने, अयोध्या से जो हारे लल्लू सिंह हैं, उन लल्लू सिंह ने ही एलानिया कहा था कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। और यही उनको करारी हार का एक बड़ा कारण भी बना है कि अयोध्या वासियों ने कहा कि राम को प्रणाम और संविधान को सम्मान, इस नारे के साथ अयोध्या ने लल्लू सिंह की विदाई कर दी और 100 कोस से बीजेपी के फूलबाजों की भी विदाई कर दी, क्योंकि वो संविधान को ज्यादा ध्यान देते हैं, संविधान का ज्यादा एहतराम था। तीसरी बात, इस बार जब आए तो उन्होंने संविधान को जोड़ा। जब वो आडवाणी जी से मिलने गए और मुरली मनोहर जी की सुंदर तस्वीरें आई तो कोई बता रहा था कि उन लोगों ने पूछा, दोनों वरिष्ठ नेताओं ने, कि जिस उम्र में हमारी टिकट काट ली थी उस उम्र में शपथ लेने कैसे जा रहे हो? ठीक है, यानी कि पूरा हमला कर रहे हैं आप लोग अभी भी उम्र को लेकर के पीएम मोदी को, लेकिन वो तो 75 साल का रोड मैप बना रहे हैं लगातार, फिर से बोल रहे हैं 2043 तक भारत को विकसित बनाना है। देखो, आडवाणी जी ने एक गलती की थी मोदी जी को आगे बढ़ाकर, और मोदी जी ने उसका भरपूर फायदा लिया आडवाणी और मुरली मनोहर जी की टिकट काटकर। जिस उम्र में आडवाणी जी को टिकट काट के घर में बिठा दिया और कह दिया कि एक शेर बहुत बड़े शायर का याद आता है मुझे, कि चला कहीं जाए नहीं मेहमानों का ध्यान, धीरे धीरे माँ हुई कोने का सामान। वो माँ सिर्फ होली दिवाली को निकलती है, तीज त्योहार पे निकलती है, बहू को आशीर्वाद देने निकलती है, डोली उतारने निकलती है, इसके अलावा वो माँ कोने में बैठी रहती है। आज आडवाणी और मुरली मनोहर की स्थिति उसी माँ की तरह है कि कोने का सामान बनाकर सजा दिया। यही उम्र थी उनकी, इसी उम्र में 14 में उनकी टिकट काट ली गई थी, यही उम्र थी। वो भी लड़ सकते थे, वो भी पार्टी को और रास्ता दिखा सकते थे, राह दिखा सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि मोदी 80 साल के बाद भी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं आऊंगा और मैं करूंगा, 10 साल बाद भी रहूंगा। वो, मुझे लग रहा है उन्होंने हर चीज पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्हें पता है कि मैं कब तक रहूंगा, कब तक करूंगा, लेकिन यही अन्याय उन्होंने किया था। एक अन्याय और आज की सरकार 3.0 के द्वारा हुआ है जो जनादेश को कुचलने जैसा है। मोदी को ने बीजेपी को खत्म किया पूरे इस 24 के चुनाव में। आपने देखा होगा कि बीजेपी पार्टी कहीं चुनाव नहीं लड़ी। आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि बीजेपी की गारंटी है। कहीं कहा गया? एक भी ऐसा नारा, एक भी ऐसा स्लोगन, एक भी जगह बता दो जहां कहा गया हो कि ये बीजेपी की गारंटी है। किसकी गारंटी बोली जाती रही? मोदी की गारंटी। कौन जीतेगा? मोदी सरकार। किसी ने बोला बीजेपी सरकार बनेगी? नहीं बोला। फिर क्या बोला गया? अब की बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार।
ट्रिपल ए के फॉर्मूले पर चली बीजेपी की 10 साल की मोदी जी की सरकार। ट्रिपल ये था, पहले 2 ए, अडानी और अंबानी, इन दोनों को धन्ना सेठ और दुनिया का सबसे बड़ा रईस ज्यादा बनाने के लिए दोनों सरकारों ने, मोदी जी की पहली और दूसरी ने, रेल भेल गेल सेल सब निपटा दिया। जो भी आया वो इन्हें देते रहे। वोट तो ये सीतापति का नाम पर मांगते हैं और काम ये नीतापति और प्रीतिपति का करते हैं। ये देश ने देखा। शायद यही वजह है कि अयोध्या ने अपने 100 किलोमीटर दूर से इन सीतापति के नाम पर वोट बटोरकर नीतापति की गुलामी करने वालों को खदेड़ दिया। वो जानते थे कि राम नाम की रोटी मांगेंगे और अंबानी अडानी के दरबार में सेवा करेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चाहिए। तीसरा ये था अमित शाह, मेरे बात मेरी विरासत अमित शाह। अमित शाह को बड़ा बनाने के लिए आप देखिए कि शिवराज जी को निपटा दिया गया, वसुंधरा राजे जी को निपटा दिया गया, डॉक्टर रमन को निपटा दिया गया, योगी जी की नाक में नकेल डाल दी गई। हो सकता है कि शपथ के बाद 9 तारीख के बाद 2-3 दिन में यह भी हो जाए कि यूपी में अब मुख्यमंत्री बदला जाएगा, योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिस तरह से योगी जी का रिपोर्ट। लेकिन आज तो शाबाशी दी है पीएम मोदी ने, पब्लिकली पूरी पीठ थपथपाई है उनकी, जैसे माने कितनी सीटें यूपी के अंदर जिता दी हो। ऐसे ही खट्टर जी की तारीफ की थी, बहुत पब्लिकली मनोहर लाल खट्टर की तारीफ हरियाणा में जाके की थी और अगले दिन बुला के कहा था इस्तीफा दे दो, अब तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। मोदी जिसकी तारीफ कर दे, जिसकी पीठ थपथपा दे, पब्लिकली जिसको बोल दे, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, आप बड़ी पत्रकार हो, समझ लेना मेरी बात को, समझ लो कि उसकी कुर्सी मोदी जी ने खसका दी। तारीफ उसके हिस्से। तो आप कह रहे हैं मीठी छुरी से पीएम मोदी जो है वार करते हैं? नहीं, उनका संकेत है कि भैया बस हो गया, देखो तुम तारीफ चाह रहे थे, मैंने तारीफ भी कर दी, पब्लिकली तुम्हारा नाम भी कर दिया, तुम मेरे साथ खड़े होके एक फोटो नहीं खिंचा सकते थे क्योंकि मोदी जी के कैमरे में दूसरा आदमी तो कभी आता ही नहीं, दूसरा फ्रेम तो आता नहीं, ऐसा कैमरा है ही नहीं। तो वो सवाल ले लेती हूँ, फिर आप इसलिए बात कर दिया। बिल्कुल संकेत आप जो कह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एक सवाल लेती हूँ, आप लोगों ने जो पूरी लड़ाई विपक्ष ने लड़ी और संविधान बचाने के लिए लड़ी, आज जब वो तस्वीर सामने आती है जहां पर पीएम मोदी जो है संविधान को चूमते हैं और संविधान से ही पूरे जो है मीटिंग की शुरुआत की जाती है, तो क्या हम ये मान लें राहुल गांधी और समूचे विपक्ष ने आज पीएम मोदी को झुका दिया, जिस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिस संविधान के हिसाब से वो चलने के लिए तैयार नहीं थे, और संविधान को लेकर के जो आपने लड़ाई लड़ी, क्या उसको आप अपनी जीत मानते हैं? निस्संदेह पूरे भारत की जनता को मैं नतमस्तक हूं और मेरे नेता राहुल गांधी जी ने जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, बन बन भटक कर जन जन को जोड़ा, न किसी के पसीने की बदबू देखी, न कभी किसी का टीका देखा, न टोपी देखी, न तिलक देखा, न आकार प्रकार रंग देखा, कैम्ब्रिज से लेके करोल बाग तक जो सबके साथ समान रूप से बात कर सकते, व्यवहार कर सकते, सबको गले लगा सकते, ऐसा साहसी नायक राहुल गांधी, जो बहनों की आबरू लुटे और मलयपुर में चौड़ी छाती करके चले जाए और कहे बहन मैं तुम्हारे साथ हूं, जो पहलवानों की आबरू को बृजभूषण लूट ले और जंतर मंतर पर वो जाकर बैठ जाए और कहे बेटियों चिंता ना करो, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है, जो थार से कुचल दिए जाए किसान और उनके मरहम को लगाने के लिए वो चले जाए, बोले नहीं किसानों के साथ अत्याचार नहीं होगा। जो आपने भट्टा पारसौल की तस्वीरें देखी होंगी, जब यूपी पुलिस के अधने से आदमी ने राहुल गांधी जी को धक्का दे दिया था, वो गिर पड़े थे, ऐसा भी संघर्ष राहुल जी ने किया। वो किसके लिए सड़कों पर उतरे, वो किसके लिए जन जन में गए, उन्होंने किसके लिए, आपने देखा होगा बहन प्रियंका गांधी सड़क पर बैठ गई जब उन्हें हाथरस और आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये संघर्ष आपने कांग्रेस का देखा है और इस बात को सुना है जो राहुल गांधी जी संविधान की किताब को लेकर कहते थे कि बाबा साहब की स्याही से छलका ये सबसे मजबूत, सबसे वफादार, सबसे ईमानदार छाता जो बाबा साहब ने संविधान के रूप में दिया है, इस छाते में जो ये 400 पार का तीर छेद करना चाहता है, आप उसे बचा लो, आप उसे बचा लो। जनता के दिल तक ये आवाज गई, जनता ने इस बात को समझा, स्वीकार किया और यही कारण है आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बड़ी जीत और बड़ी नेता, कद्दावर नेता बसपा की मायावती के हिस्से 0 आया, 0 आया है, क्योंकि संविधान बचाने के बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के बच्चे कांग्रेस और गठबंधन के साथ खड़े हो गए, ना कि वो मायावती जी के और उनके साथ खड़े हुए। उन्हें पता था दलितों की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई, हक की लड़ाई। अब इस पूरे संघर्ष में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो क्या थी? न्याय। न्याय न्याय पत्र बनाया राहुल गांधी जी ने
उन्होंने मिले, लोगों से जुड़े, किसानों से मिले, पहलवानों से मिले, बहनों से मिले, दलितों से मिले और फिर 5 गारंटी और 25 वायदे, 5 न्याय और 25 गारंटी देने की बात कही। उसमें सबके लिए समान था। लेकिन आज न्याय के दरवाजे मोदी पॉइंट 3 ओक बनने से नायडू और नीतीश ने यह बंद कर दिया है। समझना होगा, नायडू और नीतीश न्याय की राह में 2 बड़े रोड़े आगे। कैसे? क्या अब किसानों को एमएसपी मिलेगी? सोचना होगा। जिस एमएसपी के लिए 750 ज्यादा किसानों ने अपनी बलि दे दी, बलि वाले बिल के बाद उनके प्राण ले लिए गए, क्या किसानों को न्याय मिलेगा जिनकी छाती पर थार कुचल दी गई? अब क्या अग्निवीरों को, जो अग्निवीर जो जवानी अपनी खपाकर सेना और सरहद की रक्षा करते, भारत मां के लिए सर्वोत्तम बलिदान देते, क्या उन शहीदों को वो सम्मान मिलेगा? वो शहीद कहलाएंगे? तीसरा, क्या उन बहनों को, जिन बहनों ने ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन्हें न्याय मिलेगा? क्या कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो देश के आज एक सरकार और 2 सरकारी कर्मचारी हैं। आपको पता होगा कि एक सरकारी कर्मचारी वो है जो 62 साल के बाद रिटायर होता है और आधी तनख्वाह उसके जेब में पेंशन के रूप में आती है। लेकिन 2011 के बाद अटल बिहारी सरकार जब से आई, पेंशन बंद कर दी गई और राहुल गांधी जी ने न्याय में कहा था कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। हमारी ये मांग थी, हम जहां हमारी सरकारें थी। क्या वो कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होगा? सोच रहा है लोग, देख रहे हैं लोग। और आंध्र प्रदेश में आप अभी से देखिए कि क्या कोहराम मच गया है। और नीतीश जी, एक ही लाइन बस, अगला सवाल आप पूछ सकती हैं। नीतीश जी ने 2013 में मोदी जी का हाथ झटक दिया था, एनडीए से अलग हो गए थे, ये कह के कि ये मोदी की लहर नहीं, ब्लोवर की हवा है, ये बोला था उन्होंने। और मोदी का कोई जादू नहीं चलेगा, हाथ छुड़ा के गए थे। और आज आपने देखा होगा अशोका हॉल में पूरे एनडीए गठबंधन और जीते हुए नए सांसदों के आगे मोदी जी के चरणों में पड़ गए, पैर छू लिया उन्होंने। आप समझ लीजिए कि नीतीश, बिल्कुल वही मेरा सवाल है कि आप लोगों की 2 सवाल लूंगी मैं आपके। आप लोगों की आखिरी जो उम्मीद थी कहीं ना कहीं नीतीश बाबू और नायडू बाबू से थे। और नीतीश बाबू जब आते हैं तो देखिए किस तरीके से बोलते हैं कि आप प्रधानमंत्री थे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, पैर छूते हैं। और साथ ही कहीं ना कहीं विपक्ष पे कहते हैं कि हम कहीं जाने वाले नहीं है, और जो थोड़े बहुत इधर उधर से जीत गए अगली बार वो भी नहीं जीतेंगे। एक सवाल मेरा आपसे है। दूसरा, आपने राहुल गांधी की जो काम गिनाया, जिस तरीके से संविधान को लेकर के उनकी लड़ाई लड़ी, सीधा एक बार से पूरी कांग्रेस पर राहुल के प्रधानमंत्री से हमला करते हैं कि देखिए 10 साल में कांग्रेस 100 नंबर का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। देखिए नीतीश जी की बात तो यह है कि नीतीश जी पलटन बाबू तो हैं ही, पलटू राम तो उनका नाम हो ही गया, वो लट्टू बाबू भी हो गए हैं। अब वो अपनी धुरी और अपने उस पर घूम रहे हैं, खुद से ही यू टर्न ले रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मैं वही हूं, मेरा सम्मान क्या है। आज एक बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर वो आए थे, बिहार की अस्मिता साथ लेकर आए थे, बिहार का गौरव लेके आए थे, बिहार का मान लेके आए थे, और सारा मान मोदी के चरणों में रख दिया उन्होंने। एक मुख्यमंत्री का सिर मोदी के चरण में नहीं आया, बिहार का मान सम्मान भी आज मोदी के चरणों में उन्होंने रख दिया। मुझे लगता है कि बिहार का जन जन ये देख रहा होगा, और बिहार का जो प्रबुद्ध नागरिक है, बिहार का प्रबुद्ध मतदाता है, बिहार का जागरूक राजनीति करने वाला है, आज मोदी शरणम नीतीश के इस गाथा को वो लिखेगा और वक्त पर वो जरूर जवाब देगा कि हमारी अस्मिता किसी के चरणों में गिरवी क्यों रख दी। दूसरी बात आपने पूछा, राहुल गांधी पर आपने सवाल किया था और कहा था कि क्या आखिरी उम्मीद, आपने बताया था कि आखिरी उम्मीद, नहीं, आखिरी उम्मीद आप लोगों की नीतीश थी, और लेकिन अब तो उन्होंने क्लियर कर दिया, पैर तक छू दिया, तो यानी कि पल्ले में रहने वाले हैं, पाला छोड़ने वाले नहीं, उन्होंने साफ कर दिया। दूसरा सवाल मेरा ये था कि राहुल गांधी पर और कांग्रेस पे पूरा हमला किया, पीएम मोदी ने आते यानी पुरानी फॉर्म में नजर आए कि हम तो देखिए जो एनडीए गठबंधन है मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पिछले 10 साल में 100 सीट का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाई, 99 पर रुक गई। ये 99 मोदी के ऊपर कितना भारी पड़ा, क्या मोदी ये बता पाएंगे? ये 99 बीजेपी की उम्मीदों पर कितना भारी पड़ा है, क्या बीजेपी बता पाएगी? ये 99 बीजेपी के नड्डा, शाह और इनके ऊपर किस तरह का हमला है, क्या ये बता पाएंगे? क्या ये गिना पाएंगे? शायद आपका ही चैनल था, मैं आपके ही चैनल पे उस दिन इंटरव्यू दे रहा था और मैंने घोषणा की थी कि अयोध्या भी बीजेपी नहीं जीतेगी। अयोध्या से संदेश आ रहा है पूरे देश के लिए। आज ये 99 का मजाक कर रहे हैं, कभी ये 2 की संख्या पे थे, हम तो फिर भी 99 पे हैं। कभी ये अटल और आडवाणी सिर्फ 2 थे,
और घूम घूम कर ये कभी बाला साहब ठाकरे के यहाँ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, कभी कहीं। आज देखो उन लोगों के साथ इन्होंने क्या किया जिन बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में इन्हें शरण दी, इस बीजेपी को आगे बढ़ाया। उनके परिवार उद्धव ठाकरे के साथ इन्होंने क्या किया, उनकी पार्टी के साथ क्या किया, इन्होंने क्या किया अजीत पवार साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ क्या किया, आप देख ही रहे। इन्होंने चिराग पासवान और उनके चाचा के साथ क्या किया था, आपने पहले भी देखा और इस बार भी देखा। इन्होंने हरियाणा में चौटाला के परिवार में क्या किया, आपने ये देखा भी और समझा भी है। ये जिसका सहारा लेते हैं उसकी ही पीठ में छुरा घोंपते हैं। और नीतीश और नायडू जी अभी नए नए आए हैं, जोश में होश में है। इन्हें इसीलिए नायडू ने चतुराई से एक मांग की है कि हमें स्पीकर का पद दे दो, अध्यक्ष हमारा बनना चाहिए लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये पीठ में छुरी घोपेंगे तो अध्यक्ष ही उसे कहेगा, जैसा पहले हो चुका है। बीजेपी पे भरोसा नहीं है, ये मजबूती का नहीं मजबूरी का गठबंधन है, और मजबूरी के गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलते। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल इसी से होगा क्योंकि लेंथी हो गई है, वीडियो काफी अच्छी थी लेकिन जरूरी भी। क्या आखिरी सवाल लूंगी, क्या लगता है आप जो 3.0 जो सेशन शुरू होने वाला है, नरेंद्र मोदी का तीसरा इतिहास बनाने की तरफ जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये पिक्चर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है या अभी इसमें सस्पेंस बाकी है, कुछ और जो है ड्रामे बाकी है, कुछ और पलटियां, कुछ और चेंजेस, या इसी तरीके से स्मूथ तरीके से सरकार 5 सालों तक चल जाएगी? हमारे हिंदी बेल्ट में कहावत है कि जब बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाता है तो बाप की बराबरी कर लेता है, लेकिन बाप जन नहीं बन पाता। आप हो सकता है कि आपके पैर में जूता आ गया हो, आपका कद बराबर हो गया हो, लेकिन आप बाप बन गए ऐसा नहीं हुआ। नेहरू जी ने पूरे भारत को मंदिर बनाया, एम्स बनाया, भेल बनाया, गेल बनाया, सेल बनाया, रेल बनाया, दूरदर्शन बनाया, इसरो बनाया, ऑल इंडिया रेडियो बनाया, भाखड़ा नंगल बांध बनाया। भारत के निर्माता है नेहरू जी ने। और आपने क्या किया, जितनी चीजें नेहरू जी ने बनाई उन सबको बेच दिया। बेचने वाला कभी भी बनाने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। आप चित्र नेहरू जी के चित्र की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन चरित्र की बराबरी करने में पता नहीं मोदी जी को कितने और जन्म लेने पड़ेंगे। नेहरू जी का कद, नेहरू जी का कार्य, नेहरू जी की कर्मठता, नेहरू जी का दायित्व, नेहरू जी का विजन आज भी लोगों के जहन में ऐसे ही जिंदा है जैसे कल की ही बात हो। निर्माता थे नेहरू और मोदी जी को आप क्या कहेंगे, विक्रेता है नेहरू। निर्माता और विक्रेता के बीच में बराबरी नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल। देखिए एकदम गांव की भाषा में संदीप जी ने समझा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी चर्चा हुई और आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मिलेंगे। लेकिन देखिए कितनी ही उन्होंने जो है एक तरीके से कम शब्दों में, गांव की शब्दों में, यानी कि ऐसी भाषा में जो एक आम जन तक पहुंच जाए, ये अगर जो बेटा है बाप के जूते में फिट आने लग जाए तो इससे ये नहीं कहते कि बराबर का हो गया। यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर पीएम बन रहे, लेकिन जो कार्य 3 बार के पीएम नेहरू जी ने किए, जो देश के लिए उन्होंने काम किया, क्या वो पीएम मोदी कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली।